हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, हम कर रहे हैं TY BCom कॉमर्स 5 दैट इज़ मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम समझने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, यानी ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कितने स्टेजेस से गुजरा है और फाइनली अभी जो मार्केटिंग का ट्रेंड है वो कौन सा चल रहा है। तो टोटल अगर मैं आपको बताऊँ बच्चों, तो मार्केटिंग कुछ 7 स्टेजेस से गुजरने के बाद 8वें स्टेज पर आया है जो अभी करंट ट्रेंड में चल रहा है। तो क्या है ये स्टेजेस, कौन से दौर से मार्केटिंग गुजरा है, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, इसके अंदर कई सारे चेंजेस जो है वो आए हैं। सबसे पहला जो स्टेज रहा है मार्केटिंग में वो रहा है आपका एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, जो सबसे पुराना तरीका है मार्केटिंग का। ये जो मार्केटिंग का तरीका है ये सबसे पुराना तरीका है। Okay, according to this concept, marketing involves exchange of a product between the seller and the buyer. सेलर और बायर के बीच में क्या होता था? एक्सचेंज होता था किसका? प्रोडक्ट का। अब इस कॉन्सेप्ट के सर्टन फीचर्स है जिसको हम समझेंगे। कस्टमर्स विल एक्सेप्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनी क्वालिटी अवेलेबल इन द मार्केट। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में क्या होता था? सेलर और बायर थे। सेलर प्रोडक्ट जो है वो सेल करता था किसको? बायर को। अब बायर यहाँ पर जो भी क्वालिटी में प्रोडक्ट मिलेगी उसको क्या करता था? तैयार होता था खरीदने के लिए। द मेन फीचर्स ऑफ एक्सचेंज कॉन्सेप्ट कहते हैं लैक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च टू फाइंड आउट कस्टमर प्रेफरेंसेस। कस्टमर प्रेफरेंसेस के लिए, यानी कस्टमर क्या चाहता है, उसमें कभी रिसर्च की ही नहीं गई है। नो एम्फोसिस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D के ऊपर फोकस नहीं था। फोकस किसके ऊपर था? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर। कस्टमर सेटिस्फैक्शन से किसी तरीके का लेना देना नहीं था और ना ही किसी तरीके की आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड की जाती थी सेलर से बायर की तरफ। It is to be noted that this concept is still practiced by sellers in third world countries and by some small traders, both in developed and developing countries, who are merely involved in trading rather than in real marketing. तो ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर स्मॉल ट्रेडर्स जो है, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्मॉल ट्रेडर्स आज भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सेल करने से मतलब है, उन्हें मार्केटिंग जैसे कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। ये है हमारा एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, जो कि सबसे पहला स्टेज है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का दूसरा जो स्टेज आया वो आया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो आया वो हमको क्या कहता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या एज्यूम करता है? कस्टमर विल प्रेफर दोज प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड आर ऑफ लोअर प्राइस। दो चीज़ याद रखना है, कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को खरीदेंगे? जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है और जिसका प्राइस सबसे कम है। इस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या कहते हैं? इस कंसेप्ट के फीचर्स हमको कहते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर किसी भी तरीके का एम्फोसिस नहीं था, तो देयर वाज मार्केटिंग रिसर्च वाज लैकिंग। हार्डली एनी एम्फोसिस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रॉफिट्स के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया और फर्म्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसीलिए करती थी ताकि उसको बनाने का खर्चा जो है वो कम रहे। यह है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्यों? क्योंकि जहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा अवेलेबल होंगे और लोअर कॉस्ट में मिलेंगे, कस्टमर्स उसको खरीदेंगे लोअर प्राइस पे। अंडर दिस कंसेप्ट मार्केटर्स कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज। यहाँ पर क्या चाहते थे मार्केटर्स? प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में। They treated marketing as an extension of production function. तो इनका कहना है कि मार्केटिंग जो है प्रोडक्शन का एक्सटेंशन फंक्शन है, यानी मार्केटिंग परफॉर्म्स द रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास प्रोडक्शन। अगर मास प्रोडक्शन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाने का काम मार्केटिंग का है। This concept makes sense in less developed countries where consumers are more interested in purchasing the product rather than its features. ये कंसेप्ट उन कंट्री में ठीक लगता है जो लेस डेवलप्ड है, जहाँ पर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट को खरीदने से मतलब है रेदर देन इट्स फीचर्स। प्रोडक्ट को भी अवेलेबल हो, उसके फीचर्स से लेना देना नहीं, प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, बस उसको खरीद लो। तो ऐसी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है।
देन वी हैव प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो आया वो आया 20th सेंचुरी में, जहां पर हम लो कॉस्ट प्रोडक्ट से शिफ्ट होकर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ बढ़े हैं। ये कंसेप्ट क्या अज्यूम करता है? कंज्यूमर्स विल प्रेफर दोज प्रोडक्ट्स दैट ऑफर हाई क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कंज्यूमर्स वही प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है और उसका परफॉर्मेंस भी क्या है, अच्छा है। इस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या कहते हैं? इट एम्फसिस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी विच वुड इंक्रीज सेल्स। यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दो। क्यों? क्योंकि हमको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना है और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए फोकस किस पे होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होगा, ताकि क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सके। क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो अपने आप हमारा सेल्स भी बढ़ेगा। फोकस अभी भी प्रॉफिट के ऊपर था। दूसरा, मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और लैक ऑफ एम्फसिस ऑन करंट और ऑन कस्टमर रिलेशंस। कस्टमर रिलेशंस को मेंटेन करने के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, मार्केटिंग रिसर्च पे ध्यान नहीं दिया गया। प्रॉफिट मोटिव है और किसके ऊपर फोकस करो? R&D पे फोकस करो। ये दो फोकस उनके थे। Product oriented companies suffer from marketing myopia, the term coined by Professor Theodore Levitt. According to Professor Levitt, marketing myopia refers to narrow perception of marketing where excessive attention is given to the product and ignoring the customer in the process. तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो होती है मार्केटिंग मायोफिया पे ध्यान देती है, जिसका मतलब होता है सबसे ज्यादा एक्सेसिव अटेंशन इज गिवन टू दी प्रोडक्ट, इग्नोरिंग दी कस्टमर। हम सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? मार्केटिंग मेयोफिया पे। किसके ऊपर फोकस करते हैं? मार्केटिंग मेयोफिया के कॉन्सेप्ट में फोकस हमारा किसके ऊपर ज़्यादा होता है? वो होता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, R&D हम कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सके, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा कर सके, इसके ऊपर पूरा ध्यान दे दिया। लेकिन कस्टमर को हमने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तो ऐसे कंसेप्ट को हम बुलाते हैं मार्केटिंग मेयोफिया। फिर आ गया हमारा सेलिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट को और ग्रेट डिप्रेशन जब आया था 1930s में, तो सबसे ज़्यादा अटेंशन मिली है। इट एम्फसिस ऑन एग्रेसिव प्रमोशन टू इंक्रीज द सेल्स। यानी कि एग्रेसिवली ऐसा प्रमोशन करो कि हम ज़्यादा सेल कर सके, अपने सेलिंग को क्या कर सके? बढ़ा सके। द सेलर्स एम टू सेल व्हाट दे मेक रेदर देन व्हाट द बायर नीड्स। यहाँ पर भी कस्टमर पे ध्यान नहीं दिया गया, उसकी नीड्स पे नहीं। हमको बनाया है तो हमको क्या करना है? बेचना ही है। अब इस कंसेप्ट ने अज्यूम किया कि कस्टमर्स विल प्रेफर दोज प्रोडक्ट्स विच आर अग्रेसिवली प्रमोटेड विद द हेल्प ऑफ पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप एंड सेल्स प्रमोशन। कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे जिनका प्रमोशन बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली होता है। इसके कुछ फीचर्स है जो हमको बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस प्रमोशन मिक्स पे दिया था। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट ही हमको बोलता है जिसका प्रमोशन ज़्यादा होगा, अग्रेसिव मार्केटिंग होगा, तो उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स प्रेफर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस मार्केटिंग मिक्स के ऊपर दिया जाता था, प्रमोशन मिक्स पे दिया जाता था। ग्रेटर एम्फसिस ऑन प्रॉफिट्स एंड मार्केट शेयर। यानी कि हमको प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए, मार्केट शेयर भी ज़्यादा चाहिए। मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर, कस्टमर रिलेशन के ऊपर अभी भी कोई सोच नहीं रहा था। This concept is adopted most aggressively by sellers of unsought goods, goods that buyers normally do not think of buying, such as insurance policies, magazine subscriptions. Firms use hard sell techniques such as aggressive advertising and sales promotion to persuade कस्टमर्स। अच्छा, अनसॉट गुड्स ऐसे गुड्स जिसको खरीदने में ज़्यादा कस्टमर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसे इंश्योरेंसेस नहीं इंटरेस्ट होता है, मैगजीन्स नहीं इंटरेस्ट है। तो ऐसे प्रोडक्ट को कैसे बेचा जा सकता है? जब आप अग्रेसिव मार्केटिंग करते हो तभी जाकर आप ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। फिर आया हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट आया 1960s में ड्यू टू लार्ज स्केल कंपटीशन स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज। यानी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर क्या आने लगा? डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लार्ज स्केल कंपटीशन होने लग गया, जिसके लिए मार्केटिंग कंसेप्ट को 1960s में इंट्रोड्यूस किया था। Now this concept is also known as customer oriented concept। ये कॉन्सेप्ट है, इसको कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका मानना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की यानी कि सक्सेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स के ऊपर टिका है, जिसमें से एक पिलर उसका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है,
कई सारे मार्केटिंग के तरीके को, जैसे कि सेल्स प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पब्लिसिटी हो गया, इन सबको मिलाकर मार्केटिंग करना, तो उसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग बुलाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है इनका टारगेट मार्केट। तीसरा कस्टमर की नीड्स क्या है। चौथा हमको प्रॉफिट भी होना चाहिए। ये चारों को मिलाकर बनता है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या अज्यूम करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर। अब इस कंसेप्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है बच्चों। इट एम्फसिस ऑन मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च पे ध्यान दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दो, प्रॉफिट्स के ऊपर ध्यान दो, सारे फंक्शनल एरियाज, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग ना, उसको मिलाकर काम करना है। लेकिन कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर जो मैनेज करना है, मेंटेन करना है, उसके ऊपर भी फोकस आना कहाँ से शुरू हुआ, मार्केटिंग कंसेप्ट के ऊपर से शुरू हो गया। तो एम्फसिस ऑन कस्टमर रिलेशनशिप आया, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शनल एरियाज, बैलेंसिंग प्रॉफिट, फोकस ऑन R&D, एम्फसिस ऑन मार्केटिंग रिसर्च। तो यहाँ पर हर चीज़ पे फोकस होना शुरू हो गया मार्केटिंग कंसेप्ट में। फिर आता है हमारा सिक्स्थ कॉन्सेप्ट, जो कि आता है हमारा सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट 1980s एंड 90s में जब इमर्ज होने लगा, तो ये कंसेप्ट हमको क्या अज्यूम करता है, क्या बताता है, दैट अ कंपनी कैन प्रॉस्पर इफ इट स्ट्राइक्स अ बैलेंस ऑफ 3 एलिमेंट्स। अगर ये 3 एलिमेंट्स के ऊपर ध्यान दिया तो कंपनी कैन प्रॉस्पर, कंपनी कैन ग्रो मोर। सोसाइटीज वेलफेयर, यानी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी की भलाई के लिए। दूसरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तीसरा प्रॉफिट। सोसाइटी वेलफेयर भी होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कंपनी को प्रॉफिट भी होना चाहिए। अब इस कंसेप्ट के फीचर्स क्या है। इट एम्फसिस ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट बोला है, सोसाइटी के बारे में बोला है, तो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदारी आ जाती है। R&D के ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि हमको ग्रीन गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। प्रॉफिट्स भी हमको फोकस रखना है, और मार्केटिंग रिसर्च भी हम करेंगे, ताकि हम ऐसे प्रोडक्ट को बना सके जो सोसाइटी के लिए अच्छे हो, यानी हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरीके से हार्म नहीं करते हो। Societal marketing concept calls upon marketers to build social and ethical values in their marketing practices। यानी कि यहाँ पर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमको क्या बोलता है, जितने भी सोशल और एथिकल वैल्यूज है वो हमको अपनी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में इंक्लूड कर देना है। इट स्ट्रेसेस द नीड फॉर अ फर्म टू बैलेंस 3 फैक्टर्स। तो 3 फैक्टर्स पे ध्यान देने बोला है, सोसाइटीज वेलबींग, कंपनीज प्रॉफिट, and in between comes your customer satisfaction also. So that is a formula that you need to by heart for societal concept. Firms should not just make consumer satisfying goods but also environmental friendly goods। तो सिर्फ consumer satisfying goods मत बनाओ, आपको environmentally goods भी बनाने हैं। फिर आता है आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो 90s में एक कंसेप्ट आया था मार्केटिंग का, जो कि रिलेशनशिप मार्केटिंग कहा जाता है। नाउ इन अ नैरो सेंस ऑफ द टर्म, रिलेशनशिप मार्केटिंग रेफर्स टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मार्केटिंग हमको बोलता है कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म तक आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उसको मेंटेन करना है। नाउ रिलेशनशिप मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग की, तो इट नॉट ओनली इंक्लूड्स माई कस्टमर्स, रेदर इट इंक्लूड्स ऑल द स्टेक होल्डर्स विच आर माई कस्टमर्स, माई सप्लायर्स, माई डीलर्स, माई होलसेलर्स, माई रिटेलर्स, माई एम्प्लॉयज, ईच एंड एवरी person who is related to my organization, that becomes a part of my relationship marketing। नाउ ये कंसेप्ट क्या कहता है हमको, कंपनी विल प्रॉस्पर एंड प्रोग्रेस इफ इट मेंटेन्स एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। कंपनी ग्रो तभी करेगी जब आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है आपके सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में। ये हमारा 7th कॉन्सेप्ट था, रिलेशनशिप मार्केटिंग। Now the concept or the stage at which we are presently is known as the holistic concept of marketing। Now what is this holistic concept? फिलिप कॉटलर ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, विच गिव्स competitive advantage to business firms। Nowadays professional marketers adopt the holistic approach। होलिस्टिक अप्रोच में जो आपको 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे ध्यान देना है वो है आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जहाँ पर आप आपके मार्केटिंग मिक्स के चारों इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के ऊपर फोकस रखते हो टू डिलीवर सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, यानी कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दो ताकि आप कस्टमर वैल्यू डिलीवर कर सको। सेकेंड आपको ध्यान में रखना है रिलेशनशिप मार्केटिंग, जो लॉन्ग टर्म तक मार्केटिंग, जो आपके रिलेशनशिप आपके सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बिल्ड कर सके। इंटरनल मार्केटिंग, जहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज को एक्चुअली कस्टमर्स जैसे ट्रीट करते हो, क्योंकि अगर आपके इंटरनल एम्प्लॉयज ही सेटिस्फाइड है, अल्टीमेटली दे विल बी एबल टू डील
very good terms with your external customers. They'll be able to serve well to your external customers. Then we have got performance marketing, which places emphasis on profits as well as other concerns or issues such as customer loyalty, customer satisfaction, market share, product quality and other related issues. तो यहाँ पर आप प्रॉफिट को तो ध्यान में रख रहे हो, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ जो दूसरे इश्यूज या कंसर्न्स है, जैसे कस्टमर लॉयल्टी हो गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग पे ध्यान दो, जो कि आपका 4 P's है। रिलेशनशिप मार्केटिंग पे ध्यान दो, जहाँ पर आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, डीलर्स, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। इंटरनल मार्केटिंग पर ध्यान दो, जहाँ आप अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को, जो कि आपके कस्टमर्स ही होते हैं, उनके ऊपर आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो। एंड योर परफॉर्मेंस मार्केटिंग व्हेन इन यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू आर परफॉर्मिंग वेल थ्रू आउट, वेदर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर लॉयल्टी, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इट इज़ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी और अदर रिलेटेड इशूज़ बेसिकली। तो ये है हमारा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब इनको जो हमने पढ़ा है, इनको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एक टेबल के जरिए आपको यहाँ पर समझाया गया है। रेफरेंस के लिए है ये, ताकि आप जब पढ़ाई करो तो क्विकली इस टेबल को याद रखो, तो आप अपने सारे पॉइंटर्स जो है उसको लिख सकते हो। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्शन था, प्रोडक्ट था, सेलिंग था और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था। तो ये 5 कॉन्सेप्ट थे, जिसके बाद हमने रिलेशनशिप मार्केटिंग को देखा, सोसाइटल वेलफेयर को देखा और हमारे होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को भी देखा है। तो यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च पे फोकस नहीं था, सिर्फ मार्केटिंग कंसेप्ट में मार्केटिंग रिसर्च पे फोकस आया है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में भी मार्केटिंग रिसर्च में फोकस आया, आफ्टर सेल सर्विस में भी मार्केटिंग कंसेप्ट में ही फोकस हुआ है। R&D में जो है वो फोकस किया गया है, कहाँ से वो फोकस किया है, प्रोडक्ट के कंसेप्ट से। और प्रॉफिट्स जो है उसके ऊपर तो सारे ही कंसेप्ट ने क्या किया है, फोकस किया है। तो ये हमारे मार्केटिंग के कंसेप्ट का इवोल्यूशन रहा है, जो कि एक्सचेंज कॉन्सेप्ट से बढ़ के प्रोडक्शन की तरफ गया, प्रोडक्ट की तरफ गया, सेलिंग की तरफ गया, मार्केटिंग की तरफ गया, रिलेशनशिप की तरफ गया, फिर आता है हमारे होलिस्टिक मार्केटिंग के तरफ, जो कि हमारा प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केटिंग है। तो यहाँ पर हमारा बच्चों आज का जो टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।